हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। आज का हमारा सेशन है सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा महासंग्राम यूपीपीएससी 2020, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे यूपीपीएससी एवं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्रीकल्चर में आने वाले ऐसे प्रश्न जिनकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, चौंक जाएंगे मेरी उड़ान देखकर, ऐसा मैं अपना जरिया बदल दूंगा, ऐसा मैं अपना जरिया बदल दूंगा। जो मुझे नाकारा समझते हैं, एक दिन मैं उन सबका नज़रिया बदल दूंगा। इसलिए दोस्तों, हमसे अगर कोई कहता है कि आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, तो उनकी बातों को ज़्यादा हमें सीरियसली नहीं लेना है, बल्कि अपने कार्यों पर हमें ध्यान देना है और उनको करके ये दिखला देना है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। आइए इसी के साथ देखते हैं पहला क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। वैसे थोड़ी चर्चा किए ले रहे हैं यहाँ पे। वैसे दोस्तों, हम चाहते थे कि आप लोगों की क्लास आज न रखी जाए, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि हमने कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन किसी भी प्रैक्टिस सेट में नहीं करवाए हैं, और हो सकता है कि एक दो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएँ। इसीलिए हम यहाँ पे 2-3 न्यूमेरिकल लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इनको आप लोग ध्यान से देखेंगे और इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। हो सकता है कि इसी प्रकार का न्यूमेरिकल वहाँ पे पूछा जाए। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं और कैसे इस न्यूमेरिकल को किया जाएगा। यहाँ पे पहला प्रश्न है, 1 एकड़ धान के खेत में कितने किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट की आवश्यकता होगी यदि फास्फोरस P2O5 की दर 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखना हो और सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा 16% हो। यहाँ पे हमें कितना देना है? फास्फोरस 60 किलोग्राम देना है। किससे देना है? सिंगल सुपर फास्फेट से। और सिंगल सुपर फास्फेट से जो फास्फोरस प्राप्त हो रहा है 1 kg से कितना प्राप्त हो रहा है? 160 ग्राम, यानी कि 100 ग्राम से हमें 16 ग्राम सिर्फ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, आइए इसे समझते हैं कैसे इसे वहाँ पे हम लोग करेंगे। देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं कि 1 हेक्टेयर जो होता है कितने बीघे के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे हेक्टेयर और एकड़ की बात की गई है। पहले वो समझ लेते हैं। 1 हेक्टेयर होगा 10 बीघा के बराबर। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। 1 हेक्टेयर कितने बीघे के बराबर होगा? 10 बीघे के बराबर। 1 एकड़ जो होगा वो 4 बीघे के बराबर होगा। ठीक है, 1 एकड़ जो होगा 4 बीघा के बराबर होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम यहाँ बात करते हैं, जो ये फास्फोरस की बात की गई है 60 किलोग्राम, ये 60 किलोग्राम कितने के लिए है? 1 हेक्टेयर के लिए है, यानी कि 10 बीघे के लिए। 10 बीघे के लिए फास्फोरस की मात्रा कितनी दी गई है? 10 बीघे के लिए P2O5 की मात्रा दी गई है 60 kg। ठीक है, 60 kg दी गई है, तो 1 बीघे के लिए कितनी हो जाएगी? आप लोग समझ सकते हैं। 1 बीघे के लिए 60/10 = 6 kg हो जाएगी ना। 1 बीघे के लिए कितनी हो जाएगी? 6 kg। और हमें निकालनी कितनी है? 1 एकड़, यानी कि 4 बीघे के लिए। यहाँ पे जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकता है। उसके बाद हम इसे इरेज करते हैं। ठीक है, देखो अभी हम समझा रहे हैं कैसे इसे करते हैं आसानी से। अब यहाँ पे हम अभी निकाले थे कि कितने, 1 बीघे के लिए कितने निकला था? 1 बीघे के लिए निकली थी 6 kg। फिर से एक बार लिखे ले रहे हैं, 1 बीघे के लिए कितनी निकली थी? 1 बीघे के लिए निकली थी 6 kg। 6 kg P2O5। ठीक है, P2O5 की मात्रा जो निकली थी 6 kg। तो 4 बीघे के लिए, 1 एकड़ के लिए हमें निकालना है, तो 4 बीघे के लिए कितनी हो जाएगी? 6 × 4 यानी कि 24 kg। ठीक है, यानी 24 किलोग्राम हमें क्या देनी है? फास्फोरस देनी है। और किससे देनी है? सिंगल सुपर फास्फेट से, जिसमें परसेंटेज क्या है फास्फोरस का? 16% है। आइए अब यहाँ पे हम बारी बारी समझते हैं कैसे इसे आगे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया गया है फास्फोरस की जो मात्रा है 16 ग्राम, यानी कि 16% का मतलब होगा 16 ग्राम किससे प्राप्त होती है? 16 ग्राम जो है 16 ग्राम P2O5 प्राप्त होती है किससे? अगर हम 1 किलोग्राम क्या डालते हैं? SSP, सिंगल सुपर फास्फेट जब डालेंगे
1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम। तो कितनी हमें फास्फोरस उससे प्राप्त होगी? 16 ग्राम। अगर यहीं पे हम 1 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे होगा 100। 16 ग्राम किससे प्राप्त होती है? 100 से, 100 ग्राम से। ठीक है, 100 ग्राम SSP से कितनी प्राप्त होती है? 16 ग्राम। 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा हम इसे ऐसे कर रहे हैं, देखिए 16% का मतलब होता है 16 ग्राम यानी कि प्राप्त हो रही है। परसेंट का मतलब होता है 100 ना, परसेंट का मतलब कितना होता है? 100। तो 16 ग्राम जो हमें प्राप्त हो रही है क्या? P2O5। P2O5 जो प्राप्त हो रही है किससे प्राप्त हो रही है? 100 ग्राम SSP से। सिंगल सुपर फास्फेट अगर हम 100 ग्राम डाल रहे हैं, 100 ग्राम SSP। ठीक है, अगर यहीं पे हमें 1 kg के लिए निकालना हो, 1 kg तो इसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 1 kg P2O5 जो प्राप्त होगी वो किससे प्राप्त होगी? 1000 ग्राम से। 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम SSP अगर हम डालेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 160 ग्राम प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब 160 ग्राम जो प्राप्त होती है 1000 ग्राम से, तो 1 ग्राम प्राप्त होगी। 1 ग्राम हमें प्राप्त होगी 1000 डिवाइडेड बाई 160 ग्राम। ठीक है, और निकालनी हमें कितने के लिए है? निकालनी है हमें 24,000 ग्राम के लिए, क्योंकि हम 24,000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 24 किलोग्राम में कितने ग्राम हो जाएंगे? 24,000। तो हमें निकालना कितना है? 24,000 ग्राम के लिए। देखो भाई, 24,000 1 किलोग्राम से, 1 किलोग्राम से कितना प्राप्त हो रहा था? 1 ग्राम से निकला था, 1 ग्राम से निकल के आया था 1000 डिवाइडेड बाई 60, और निकालना कितना था? 24,000 ग्राम से। 24 किलोग्राम है तो हो जाएगा 24,000 ग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो हो जाएगा 1000। ठीक है, इंटू 24,000, और ये बाई हो जाएगा 160। कितना हो जाएगा? 160। 1 0 से 1 0 हम यहाँ पे कैंसिल किए दे रहे हैं, लास्ट वाला जो दिख नहीं रहा है ये काट दीजिए। ये हो जाएगा 4 4 जा 16, और 4 6 जा 24। 1 0 2 0 बच गए यहाँ पे, 2 0 ऐसे नोट कर लीजिए, ये कट जाएगा। अब यहाँ 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा, ये हो जाएगा 300। फिर से डिवाइड कर दीजिए 2 से। ठीक है, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 150। कितना आ जाएगा? 150। ठीक है, अब ये 150 ये है और 1000 ये है, यानी कि वैल्यू कितनी प्राप्त हुई हमें? 150, और 3 0 ये बढ़ जाएंगे, 1 2 3, यानी कि इतने ग्राम हमें क्या डालनी पड़ेगी? इतने ग्राम क्या डालनी पड़ेगी हमें? सिंगल सुपर फास्फेट डालनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे पूछा किस में गया है? किलोग्राम में पूछा गया है, किलोग्राम में पूछा गया है ना, तो इसे 1000 से हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 3 से 3 0 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना निकल गया है? 150 kg। कितना निकल गया है? 150 kg, इसलिए इसका आंसर ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए? और जिसकी समझ में नहीं होगा वो रिपीट करके वीडियो देख लेगा और समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने इसे बहुत सरल तरीके से आप लोगों को समझाया है, और ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। हो सकता है कि इसी तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक फार्म 20 एकड़ का है और 15 एकड़ भूमि में रबी में 15 एकड़, खरीफ में 20 एकड़ और जायद की ऋतु में फसल उगाते हैं, तो उस फार्म की सघनता। यहाँ पे मतलब दिया गया है, एक फार्म है और फार्म का क्या दिया गया है? 20 एकड़ का फार्म है। ठीक है, कितने एकड़ का है? 20 एकड़ का फार्म है, और उसमें क्या क्या बोया जा रहा है?
15 एकड़ में रबी की फसल होती है, 15 एकड़ में खरीफ है, 20 एकड़ में जायद है। तो हमें निकालना यहाँ पे क्या है, फार्म की फसल सघनता। फसल सघनता का सूत्र आप लोगों को पता है क्या होता है? आइए हम बताते हैं। फसल सघनता क्या होती है? फसल सघनता होती है क्रॉप इंटेंसिटी, सी क्रॉप इंटेंसिटी, ठीक है, इज इक्वल टू होता है कुल बोई गई फसलों का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है, कुल क्षेत्रफल जो बोया गया, कुल बोया क्षेत्रफल, बोया गया क्षेत्रफल, ठीक है, और नीचे होता है कुल क्षेत्रफल। क्या होता है, कुल क्षेत्रफल। यहाँ पे कुल बोया गया क्षेत्रफल कितना है, 15, 15 दूना 30, 30 20 50, ठीक है। तो ये सी आई यहाँ पे लिख लीजिए, सी आई इक्वल टू हो जाएगा 50, ये हो जाएगा यहाँ पे इंटू होता है 100, क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंटू हो जाएगा यहाँ पे। तो ये यहाँ पे नोट कर लीजिए, 1 मिनट दोस्तों, हम बता रहे हैं। यहाँ पे इंटू कितना हो जाएगा, 100। तो टोटल क्षेत्रफल आप लोग यहाँ पे काउंट कर लीजिए, 20 ये हो गया, 15 दूना 30, 30 20 50, ठीक है, ये 50 हो जाएगा। और कुल क्षेत्रफल कितना था, 20 एकड़, फार्म का क्षेत्रफल था 20 एकड़, और मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा, 100 जो था हमारे फार्मूले का था। सीआई जो होता है इसे क्या कहते हैं, फसल सघनता, ठीक है, सीआई क्या कहते हैं, या क्रॉपिंग इंटेंसिटी, इंग्लिश में से कहते हैं क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ध्यान रखना। तो हो जाए 20 पंजे 100, 20 से काट देंगे, 20 पंजे 100, 50 25, यानी कि 250, 250% आ जाएगा। सीआई जो इसका आएगा, इसे फसल सघनता या फसल गहनता भी लिख के आता है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कभी कभी गहनता पूछी जाती है, ठीक है, और सस्य गहनता वहाँ पे लिख के आएगा, और कभी कभी क्या लिख के आता है, फसल सघनता, दोनों एक ही चीज़ होती हैं। और इसका निकालने के लिए मैं तरीका बता ही दिया है। तरीका होता है 1 वर्ष में जो होता है कुल बोया गया क्षेत्रफल, ये 1 वर्ष का होता है, ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है, 1 वर्ष का कुल बोया गया क्षेत्रफल, और कुल शुद्ध कृषि क्षेत्रफल जो होता है वो नीचे रखा जाता है। शुद्ध कृषि क्षेत्रफल कितना था, 20 एकड़ था, और जो बोया गया था अलग अलग 15 एकड़, ये 15, ये 20, ये सबको जोड़ लेंगे तो बोया गया क्षेत्रफल कितना हो गया था, 50, और ये हो जाएगा बाई 20, शुद्ध क्षेत्रफल कितना था 20, और मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी निकली है वो कितनी हो जाएगी काटने के बाद, 250%। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे लोगों को डाउट रहता है क्रॉपिंग इंटेंसिटी और वो जो होता है क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी। अभी हम बता दे रहे हैं क्या इसमें डिफरेंस होता है। तो सीआई समझ में आया, सीआई मतलब होता है कि कुल क्षेत्रफल, कुल बोया गया क्षेत्रफल, और दूसरा होता है मतलब फार्म का कुल 1 वर्ष में कुल बोया गया क्षेत्रफल, और फार्म का कुल क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वही क्या होता है, सीआई होता है। बस आप लोग इतना समझें यहाँ पे। और वर्तमान समय में भारत का जो भारत की सस्य गहनता या फसल सघनता है वो वर्तमान में कितनी है, 142%। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, सस्य गहनता कितनी है वर्तमान में भारत की, 142% है। अब यहाँ पे हम आप लोगों को समझा रहे हैं, ये तो हो गया क्रॉपिंग इंटेंसिटी यानी कि फसल सघनता या सस्य सघनता, ये तो आप लोग समझ गए। अब हम यहीं पे बात किए ले रहे हैं फसल चक्र सघनता की, क्योंकि यहाँ पे लोगों को डाउट हो जाता है कि सीआई क्या होता है और सीआरआई क्या होता है। देखो सीआरआई जो होता है, सीआरआई यानी कि क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है फसल चक्र में फसलों की संख्या, फसल चक्र में फसलों की संख्या, फसलों की संख्या, ठीक है,
डिवाइडेड बाई फसल चक्र के वर्ष, फसल चक्र के वर्ष, और मल्टीप्लाइड बाई कितना होता है 100। ये होता है फसल चक्र में फसलों की संख्या, और नीचे होता है फसल चक्र के वर्ष, और मल्टीप्लाइड बाई कितना होता है 100। अब देखो एक एग्जाम्पल लेकर आपको हम समझा रहे हैं। एक 3 वर्षीय फसल चक्र है। कितने वर्षीय? 3 वर्षीय। देखो यहाँ पे एक 3 वर्षीय फसल चक्र है, 3 वर्षीय, 3 वर्षीय फसल चक्र है। उसमें क्या क्या है? हरी खाद, हरी खाद है, ठीक है। और दूसरा है आलू, आलू के बाद है गन्ना, गन्ना के बाद है पेड़ी, ठीक है। तो 1 वर्ष ये हो गया, 1 वर्ष हो गया, 1 वर्ष, 3 वर्षीय फसल चक्र। ये यहाँ पे हरी खाद, आलू, गन्ना और पेड़ी, एक वर्ष तो यही हो गए, ये 3 वर्ष हो गए। अब यहाँ पे हमें निकालनी है क्या? इसकी फसल चक्र सघनता निकालनी है, यानी कि CRI निकालनी है, CRI। तो CRI क्या होता है? 1 वर्ष में फसल चक्र में फसलों की संख्या, फसल चक्र में क्या होता है? फसलों की संख्या, फसलों की संख्या यहाँ पे गिन लीजिए आप लोग, कितनी है? 1 2 3 4, फसलों की संख्या 4 हो गई। फसल चक्र कितने वर्षीय है? 3 वर्षीय है। और मल्टीप्लिकेशन में कितना होता था? 100। अब इसे यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, हो जाएगा 400/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 133.33%। आप लोग डिवाइड करके इसे निकाल लेंगे, ठीक है। ये हो गया CRI। यही अंतर होता है CRI में और CI में, ठीक है। CRI में क्या होता है? फसल चक्र में फसलों की संख्या बटे फसल चक्र के वर्ष इंटू 100, ठीक है। और जो CI होती है 1 वर्ष में कुल बोया गया क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल इंटू 100। समझ गए ना? अब हम यहाँ पे आप लोगों को बता दे रहे हैं, 2 यहाँ पे खेती की बात होती है, 2 खेती आती है, मोनोकल्चर और एक होता है मोनोक्रॉपिंग। इसमें भी लोगों को डाउट रहता है, वो भी आप लोगों को हम यहाँ पर समझा दे रहे हैं कि क्या होता है। एक होता है मोनोकल्चर। क्या होता है? मोनोकल्चर। अभी हम बता रहे हैं मोनोकल्चर को क्या कहते हैं? एकल कृषि, मोनोकल्चर, ठीक है, समझ रहे हैं ना? एकल कृषि। एकल कृषि क्या होती है? मतलब एक कोई जैसे निश्चित भूमि खंड है और भूमि खंड में एक ही फसल बार बार बोई जा रही है। कल्चर मतलब एक संस्कृति होती है, संस्कृति मतलब जो हमारी चली आ रही है, ठीक है। तो इससे आप लोग समझ जाएंगे कि कल्चर अगर लिख के आया है तो कल्चर मतलब एक ही फसल बार बार जैसे बोई जा रही है। जैसे मान लीजिए कोई चावल की फसल है, जैसे चावल की फसल है, चावल बोया गया, फिर उसके बाद चावल बोया गया, ठीक है। मतलब बार बार वही फसल रिपीट की जा रही है एक ही वर्ष में। मतलब कुछ हमारे यहाँ, हमारे देश में भी कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे 1 वर्ष में 2 बार चावल की फसल ली जाती है। तो मान लीजिए 2 बार चावल बोया गया, तो यहाँ पे हमें इसकी सघनता निकालनी है। क्या निकालनी है? फसल सघनता। तो समय, फसल चक्र, इसकी जो फसल चक्र सघनता निकालनी है तो कैसे निकाली जाएगी? फसल चक्र, ऐसी फसलों की जो फसल चक्र सघनता होती है मतलब हमेशा क्या होती है? 100% से अधिक होती है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। मोनोकल्चर में जो फसल चक्र सघनता होती है 100% से हमेशा अधिक होती है। और जो एकल सस्यन होता है इसमें जो होती है हमेशा, एकल सस्यन या मोनोक्रॉपिंग में जो होती है फसल चक्र सघनता कितनी होती है? हमेशा 100% ही होती है, ठीक है। 100% से ना ज़्यादा होगी ना कम होगी, हमेशा 100% होगी। लेकिन एकल कृषि में ये 100% से अधिक होती है और उसके बाद कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे देखो CRI कैसे इसका निकालेंगे? देखो चावल 2 बार बोया गया यानी कि 2 हो गई, ठीक है। वर्ष था 1 वर्ष की बात की जा रही है, इंटू 100 यानी क्या आ जाएगा? 200 यानी कि 200%, ठीक है। तो जो ये होता है एकल कृषि यानी कि मोनोकल्चर, जब एक निश्चित भूमिखंड होता है उस पर एक ही फसल बार बार बोई जाती है 1 वर्ष में, 1 वर्ष में एक ही फसल जब बार बार बोई जाती है तो क्या होता है? मोनोकल्चर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, और इसकी जो फसल चक्र सघनता होती है हमेशा 100% से अधिक होती है। अब हम यहाँ पे बात किए ले रहे हैं
किसकी? एकल सस्यन की। एकल सस्यन, एकल सस्यन क्या होता है? इसे इंग्लिश में कहते हैं मोनोक्रॉपिंग। क्या कहते हैं? मोनोक्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है। अब मोनोक्रॉपिंग में क्या होता है? मोनोक्रॉपिंग में होता है जो कोई निश्चित एक भूमिखंड है उसमें वर्ष में सिर्फ केवल क्या लिया जाए? एक फसल ली जाए। जैसे मान लीजिए धान बोया गया, गेहूं बोया गया, गेहूं बोने के बाद उस खेत पे एक वर्ष में और कोई दूसरी फसल ना ली जाए। तो मान लीजिए एक फसल ली गई तो इसकी CRI कितनी हो जाएगी? CRI 1 हो जाएगी, क्योंकि एक फसल ली गई है। वर्ष कितना हो जाएगा? एक वर्ष की बात की जा रही हो, 100। इसीलिए ये हमेशा क्या होता है? 100% ही रहती है, क्योंकि जब एक ही फसल ली जाएगी एक वर्ष में तो उसकी फसल चक्र सघनता क्या होगी? फसल चक्र सघनता कितनी होगी? 100% होगी। ये हमेशा 100% रहती है। और एकल कृषि में होती है वो फसल चक्र सघनता बदलती रहती है, लेकिन वो 100% से हमेशा ऊपर ही होगी। क्योंकि अगर 100% से ऊपर नहीं होगी तो एक फसल ली जाएगी, एक फसल ली जाएगी तो उसका नाम ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उसका नाम क्या हो जाएगा? फिर मोनोक्रॉपिंग हो जाएगा जब एक फसल ली जाएगी। ठीक है। कि मोनोक्रॉपिंग में एक वर्ष में एक ही फसल ली जाती है एक भूमिखंड पर, और उसमें क्या होता है? एकल कृषि में यानी कि मोनोकल्चर में, उसमें एक वर्ष में एक भूमिखंड पर एक ही फसल बार बार ली जाती है, यानी 2 बार भी हो सकती है, 3 बार भी हो सकती है, तो वो होता है एकल कृषि। ठीक है। इंपॉर्टेंट था इसलिए यहाँ पे बता दिया। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोगों को डाउट हो जाता है, इसलिए यहाँ पे इसके बारे में ज़्यादा हमने विस्तार से चर्चा की है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी एक न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा। यदि सीमाजीन प्रयोग करने की दर 3 किलोग्राम सक्रिय तत्व यानी एक्टिव इंग्रेडिएंट, ठीक, प्रति हेक्टेयर हो, और सीमाजीन में 80% सक्रिय तत्व यानी एक्टिव तत्व जो हो इसमें कितना हो? 80%, तो 0.2 हेक्टेयर यानी कि 2 बीघा की बात यहाँ पे की जा रही है। क्षेत्रफल में कितने किलोग्राम सीमाजीन की आवश्यकता होगी? अभी हमने आप लोगों को बताया था 1 हेक्टेयर में कितने बीघे होते हैं? 10 बीघे। 1 एकड़ में 4 बीघे। अब हम वो बार बार नहीं लिखेंगे, सीधे हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। यहाँ पे एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की गई है, 80% है, यानी कि 80 ग्राम जो है 80 ग्राम एक्टिव इंग्रेडिएंट किससे प्राप्त होता है? यदि हम यहाँ पे कितना डालते हैं सीमाजीन? 100 ग्राम। यदि 100 ग्राम सीमाजीन डालते हैं तो कितना प्राप्त होगा? 80 ग्राम। अगर यहीं पे हम बात कर लें 1 किलोग्राम की, अगर 1 किलोग्राम डालेंगे तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 800 ग्राम। यदि हमें एक्टिव तत्व 800 ग्राम प्राप्त करना है तो कितना हम सीमाजीन डालेंगे? 1 किलोग्राम। ठीक है। अब हमें यहाँ पे निकालना कितने के लिए है? निकालना हमें है 0.2 हेक्टेयर के लिए। कितने के लिए निकालना है? 0.2 हेक्टेयर के लिए हमें यहाँ पे निकालना है। तो एक यहाँ पे 10 बीघे, कि 1 हेक्टेयर कितने के बराबर होता है? 10 बीघा के बराबर। 10 बीघे में कितने ग्राम है? 3 किलोग्राम, यानी कि देखो 10 बीघे में, 1 मिनट, यहाँ पे 3 बीघे की 3 किलोग्राम है, कितने के लिए? 10 बीघे के लिए, क्योंकि 1 हेक्टेयर में 10 बीघा होता है। 10 बीघे के लिए कितनी मात्रा है? 3 किलोग्राम। 3 किलोग्राम। ठीक है, तो 1 बीघे के लिए कितनी हो जाएगी? या 3000 ग्राम। ठीक है, तो 1 बीघे के लिए कितनी हो जाएगी? 1 बीघे के लिए हो जाएगी 3000 डिवाइडेड बाई 10। एक ग्राम में चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने ग्राम में से चेंज कर दिया, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, यानी कि 1 बीघे के लिए कितनी जरूर लगेगी? 300 ग्राम हमें ज़रूर लगेगी। और कितने बीघे की ज़रूरत है हमें? 2 बीघे की, यानी 2 बीघे के लिए कितनी हो जाएगी? 3 2 जा 6, यानी कि 600 ग्राम। 600 ग्राम हमें 600 ग्राम क्या ज़रूरत है? एक्टिव इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है। अब एक्टिव इंग्रेडिएंट इसे हम सीमाजीन जो 80% सक्रिय तत्व वाला सीमाजीन है उससे कैसे प्राप्त करेंगे? 600 ग्राम। हम देखो यहाँ पे 600 ग्राम की ज़रूरत है ना, देखो कैसे निकाला जाएगा।
600 ग्राम हमें निकालना है। 800 ग्राम जो होता है, 800 ग्राम हमें निकालना है। यहाँ पे देखो 80% की बात की जा रही है, यानी कि 80 ग्राम जो होगा कितने से प्राप्त होगा, 100 ग्राम से। 100 ग्राम अगर सीमाजीन में डालेंगे तो 80 ग्राम प्राप्त हो जाएगा। यानी 800 ग्राम अगर कर दें इसको 10 से मल्टीप्लाई करके 1 किलोग्राम के लिए, तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम। 1000 ग्राम सीमाजीन हम अगर डालेंगे तो 800 ग्राम हमें क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट प्राप्त हो जाएगा। और हमें निकालना कितने के लिए था, 600 ग्राम के लिए। 800 ग्राम, तो 800 ग्राम प्राप्त होता है। मान लीजिए हम यहाँ पे कोई किसी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें इसमें कि ये 600 ग्राम के बराबर हो जाए, तो मान लीजिए हम 1 से इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, किसके बराबर ले जाने के लिए, 600 ग्राम के बराबर ले जाने के लिए। तो x का मान कैसे निकालेंगे, इसे इधर भेज देंगे नीचे इसके, यानी x का मान कैसे निकलेगा, 600/800, ठीक है। अब इसे डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, यानी कि 3/4, 3/4 क्या, ग्राम, ठीक है। अब इसे जब हम डिवाइड करेंगे 4 से कैसे डिवाइड करेंगे, 3 को पॉइंट लगाएंगे, 1 जीरो बढ़ाएंगे, 4 से 1 जा 28, 28, ठीक है, 2 बचा, पॉइंट लगाए, 0 बढ़ा सकते हैं, 4 5 जा 20, यानी कि 0.75 kg सीमाजीन हमें डालनी होगी। अगर 600 ग्राम हमें प्राप्त करनी है, कितने ग्राम, 2 हेक्टेयर के लिए 600 ग्राम हमें एक्टिव इंग्रेडिएंट की ज़रूरत थी, तो उसमें हम कितनी डालेंगे, 0.75 यानी कि 750 ग्राम हमें क्या डालना होगा, सीमाजीन डालना होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इसे एक बार देख लेना और प्रैक्टिस करके देख लेना, ये पेपर में आ सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। बाजरा, एक साइड में फसलें दी गई हैं और एक साइड में इनको मतलब जो इनके बौना बनाने के लिए जिन जीनों का प्रयोग किया गया, जीन्स का प्रयोग किया गया था, उस दूसरी साइड में जीन्स प्रयोग की गई हैं, दी गई हैं। जो बौनी किस्म के लिए जीन उत्तरदायी थी, एक साइड में वो जीन है और एक साइड में फसलें दी गई हुई हैं। बाजरा के लिए टिप्ड 23D2A, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि बाजरे के लिए जो प्रयोग की गई जीन थी टिप्ड 23D2A, ये बिल्कुल सही है। मक्का के लिए टेक्सॉक्स साइटोप्लाज्म, टी साइटोप्लाज्म में भी कभी लिख के आता है, ये भी सही है, ठीक है। अब बात करते हैं गेहूं के लिए, RST1 RST2। RST का मतलब होता है रेड्यूस्ड हाइट, ठीक है। क्या मतलब होता है इसका, रेड्यूस्ड हाइट, और रेड्यूस्ड हाइट 1, रेड्यूस्ड हाइट 2, ये किसके लिए उत्तरदायी थी, गेहूं के लिए। धान नोरिन 10 एक किस्म थी, गेहूं की बौनी किस्म थी, ठीक है, ये जिसको मतलब किसने विकसित किया था, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने। तो यहाँ पे ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे धान के लिए कौन सी होगी, धान के लिए आप लोग लिख लीजिए DGO, क्या हो जाएगा, DGO ऊजेन, DGO DEEGEO जेन WOO और फिर जेल, DGO जेन, ये उत्तरदायी थी धान की बौनी किस्म के लिए जीन, ठीक है, ये जीन है और उत्तरदायी थी किसके लिए, धान की बौनी किस्म के लिए। तो इसके लिए ये सही हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरहर का कौन सा रोग इरियोफिड माइट के द्वारा ट्रांसमिट होता है, फाइटोपथेरा स्टेम रॉट, सार्कोस्पेरा लीफ स्पॉट, येलो मोज़ेक या स्टेलेटी मोज़ेक। बताइए आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा स्टेलेटी मोज़ेक। स्टेलेटी मोज़ेक जो होता है, जो अरहर का क्या होता है, बांझ रोग। कौन सा रोग होता है, बांझ रोग, बहुत ही खतरनाक रोग होता है। और ये किसके द्वारा फैलता है, इरियोफिड माइट के द्वारा। ये एक पौधे से दूसरे पौधे में कैसे ट्रांसमिट होता है, ये इरियोफिड माइट के द्वारा
ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो स्टेरेटी मोज़ेक की मतलब जो उत्तरदायी माइट है वो कौन सा है? एरियोफिड माइट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागफनी ओप्यूटिना डिलेनी के उन्मूलन के लिए किस कीट को भारत लाया गया? ठीक है, इसे कभी कोई ओपोन्सिया भी पढ़ते हैं, वो आप लोग देख लेना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कुछ लोग ओपोन्सिया पढ़ते हैं और डिलेनी, और कुछ लोग ओपोन्टिया डिलेनी भी पढ़ते हैं इसे। ठीक है, और आप लोग अपने अपने स्तर से समझ लेना। नागफनी के उन्मूलन के लिए किस कीट को भारत लाया गया था? क्राइजोमेला स्पीसीज, डेक्टोलोपियस डोमेंटोसस, जाइगोग्रामा बाइकोलोटा या नियोचेटिना स्पीसीज। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा इसकी जी हाँ, इसका सही जवाब होगा डेक्टाइलोपियस डोमेंटोसस। ठीक है, इसका प्रयोग किसके लिए किया गया था? नागफनी के उन्मूलन, यानी कि नागफनी को मतलब नागफनी का जो प्रकोप बढ़ रहा था धीरे धीरे, उसको समाप्त करने के लिए, उन्मूलन के लिए किसका प्रयोग किया गया था? डेक्टाइलोपियस डोमेंटोसस। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जाइगोग्रामा बाइकोलेटा। जाइगोग्रामा बाइकोलेटा जो था पार्थेनियम ग्रास, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? पार्थेनियम ग्रास, जिसे कांग्रेस घास भी कहते हैं। और ये जो थी ये कहाँ से आई थी? ये मैक्सिको या अमेरिका से माना जाता है कि भारत में इसका प्रकोप हुआ था। और मतलब ये जो आयातित बीज था गेहूं का, उसी के साथ में इसका भारत में आगमन हुआ। और इस समय ये हमारे लिए, देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, क्योंकि इसके द्वारा मतलब बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं, जैसे दमा है, श्वास समस्याएं हैं, ठीक है, इत्यादि समस्याएं जो होती हैं। और स्किन डिजीज़ भी बहुत सारी हो जाती हैं। ठीक है, इसलिए ये जो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी पार्थेनियम ग्रास या कांग्रेस घास बहुत बड़ी एक समस्या बन चुकी है। और ये 1956 में इसका आगमन जो होता है 1956 में होता है भारत में। और इसका जो सबसे पहले जो देखी गई थी, कहाँ पे देखी गई थी? पुणे महाराष्ट्र। कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में पार्थेनियम ग्रास। ठीक है, अब यहीं पे हम आगे बढ़ते हैं। और इसके उन्मूलन के लिए किसका प्रयोग किया जा रहा था? किस कीट का? जाइगोग्रामा बाइकोलोटा। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरसों का अधिकतम उत्पादन लेने के लिए पौधों को किस पौध ज्यामिति पर बोना चाहिए? 90x23 सेंटीमीटर, 105x30 सेंटीमीटर, 60x30 सेंटीमीटर, 45x20 सेंटीमीटर। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा 45x20 सेंटीमीटर। यानी पौध से पौध की दूरी कितनी होनी चाहिए? पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45, और पौध से पौध की दूरी कितनी होनी चाहिए? पौध से पौध की दूरी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये दूरी 45। ठीक है, इसी ध्यान रखना। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपास 120 किस्म है अरहर की, गेहूं की, उड़द की, जौ की। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा उपास जो किस्म है ये अरहर की किस्म है। किसकी किस्म है? अरहर की। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिले क्रॉपिंग सिस्टम का उदाहरण है। रिले क्रॉपिंग होती क्या है? जब मतलब एक फसल की कटाई के पूर्व भी दूसरी फसल की बुआई जब कर दी जाती है तो कौन सी क्रॉपिंग होती है? रिले क्रॉपिंग कहलाती है। जैसे धान जब पककर तैयार हो जाता है तो धान के खेत में बरसीम की जो बुआई की जाती है खड़ी फसल में, तो किसके अंतर्गत आती है? रिले क्रॉपिंग के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो इसका सही एग्जाम्पल बिल्कुल होगा यहाँ पे मक्का, आलू, गेहूं और मूंग। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रिले क्रॉपिंग का मक्का, आलू, गेहूं और मूंग। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग पुष्प असामान्य संरचना को प्रोत्साहित नहीं करता? डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मस्टर्ड, बाजरे का हरित बाल रोग, सरसों कुल का सफ़ेद रोग,
जिसे वाइट रस्ट भी कहते हैं। उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मस्टर्ड। ये जो होता है ये पुष्प में मतलब जो असामान्य संरचना बनती है उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है, जबकि बाजरे का हरित बाल रोग जो होता है इसके कारण पुष्प की संरचना बिल्कुल मतलब असामान्य हो जाती है। ठीक है। और सरसों कुल का जो सफ़ेद रोग है इसके कारण भी पुष्प संरचना प्रभावित होती है, लेकिन डाउनी मिल्ड्यू और मस्टर्ड के कारण पुष्प संरचना प्रभावित नहीं होती है, यानी कि पुष्प का स्ट्रक्चर वो प्रभावित नहीं होता है। डाउनी मिल्ड्यू को मतलब तुलसीता किस नाम से जाना जाता है, तुलसीता रोग के नाम से। ध्यान रखना, ये भी लिख के आता है तुलसीता। ठीक है। और यहीं पे हम बात कर लेते हैं इसका जो बॉडिकल नेम है पर्नोस्पोरा। डाउनी मिल्ड्यू का पर्नोस्पोरा। और यहाँ पे पैरासिटिका, क्या नाम है, पर्नोस्पोरा पैरासिटिका। ठीक है। ये इसका क्या नाम, बॉडिकल नेम है। मतलब आप लोग ध्यान रखेंगे किसका है वैज्ञानिक नाम, सॉरी वैज्ञानिक नेम, साइंटिफिक नेम इसका क्या है, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ मस्टर्ड का पर्नोस्पोरा और पैरासिटिका। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बाजरे का हरित बाल रोग। इसके कारण जो होता है बाजरे की बालियाँ जो होती हैं उनकी संरचना असामान्य हो जाती है, मतलब जैसी होती हैं वो थोड़ा देखने में अजीब सी, मतलब आप जब देखेंगे बाजरे का हरित रोग से मतलब जो प्रभावित बालियाँ होंगी उसकी जो संरचना होती है वो बिल्कुल असामान्य हो जाती है। ठीक है। और ये इसके लिए मतलब जो इसका जो साइंटिफिक नेम है जिसके कारण ये जो मतलब होता है वो बाजरे का हरित बाली रोग, उसका नाम भी आप लोग स्क्लेरोस्पोरा, आप लोग नाम नोट कर लीजिए। इसका जो वैज्ञानिक नाम है स्क्लेरोस्पोरा और ग्रेमिनिका। ठीक है। ग्रेमिनिकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला जो है हरित बाली रोग को ही, इसका ही क्या है ये साइंटिफिक नेम है। और अब बात कर लेते हैं सरसों कुल का सफ़ेद रोग, वाइट रस्ट। इसके कारण भी सरसों के पौधों की जो सरसों के पौधों पर जो पुष्प होते हैं उनकी भी संरचना असामान्य हो जाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं इसका जो नाम है उसका भी नाम नोट कर लीजिए आप लोग, एल्बिगो, क्योंकि नाम भी पूछे जाते हैं वाइट रस्ट जो एल्बिगो कैंडिडा। ठीक है, साइंटिफिक नेम है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन हम आप लोगों के लिए बहुत सारा कुछ रिवीजन के लिए कुछ मैटर लेकर आए हैं और आप लोगों को हम यहाँ पे समझा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनेंगे और जो है कल के लिए आप लोग कुछ रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में कुछ ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं जो हो सकता है आप लोगों से छूट गई हों, तो यहाँ पे हम उसका रिवीजन कराने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनना एक बार, और इसके बाद में यहाँ पे क्लास समाप्त नहीं होगी, इसके बाद रिवीजन लगा है। जो उस दिन आप लोगों की लास्ट क्लास हुई थी उसकी रिवीजन की स्लाइडें लास्ट में लगी हुई हैं, वो हम रिवीजन भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं उनको यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कुछ वैरायटियाँ, जो महत्वपूर्ण वैरायटियाँ हैं कहाँ से निकली हैं, वो भी IIHR। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका नाम हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसका पूरा नाम क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हम हिंदी में लिखे दे रहे हैं, इंग्लिश में आप लोग नोट कर लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो कि कहाँ है, बेंगलुरु में है। ठीक है, कहाँ है, बेंगलुरु। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, अनुसंधान संस्थान,
ये इसका पूरा नाम। अब यहाँ से निकली हुई वैरायटियों के बारे में हम देखते हैं। यहाँ से निकली हुई कौन कौन सी वैरायटियाँ हैं, महत्वपूर्ण वैरायटियाँ। वैरायटियों के बारे की वैरायटियाँ तो बहुत सी निकली हैं, लेकिन हम महत्वपूर्ण वैरायटियों की बात करते हैं जिनके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले टमाटर की। टमाटर की एक वैरायटी है महत्वपूर्ण, अर्का अभिजीत। क्या नाम है? अर्का अभिजीत। नोट करते रहना, ज़्यादा देर इस पर टाइम नहीं देंगे, ठीक है। अर्का अभिजीत। अब देखते हैं इसकी अन्य वैरायटियों को। अन्य वैरायटियों में पालक। पालक की एक महत्वपूर्ण वैरायटी इसकी है जो IIHR से निकली है, अर्का अनुपमा। क्या नाम है? अर्का अनुपमा। ठीक है, आप लोग नोट डाउन करते रहना क्योंकि हम तुरंत इरेज कर देंगे, ठीक है। पालक की हो गई। और लोबिया। लोबिया की एक वैरायटी यहीं से निकली है जिसे काउपिया भी कहते हैं, अर्का समृद्धि। कौन सी वैरायटी है? अर्का समृद्धि, ठीक है। ये लोबिया की वैरायटी है। अब बात करते हैं हम यहीं पे, एक वैरायटी है चौलाई की। चौलाई, इसका नाम है अर्का अरुणिमा। सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हो सकता है इसी में से पूछा भी जाए आप लोगों से, अर्का अरुणिमा, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। पालक की है, सबसे पहले एक बार रिवाइज करते हैं। टमाटर की अर्का अभिजीत, पालक की अर्का अनुपमा, लोबिया की अर्का समृद्धि, चौलाई की अर्का अरुणिमा। और अभी एक दो वैरायटी बची हैं, वो भी नोट कर लीजिए। फ्रेंच बीन की। किसकी? फ्रेंच बीन। फ्रेंच बीन की वैरायटी है अर्का सुविधा। क्या नाम है? अर्का सुविधा। और दूसरी है अर्का बोल्ड। अर्का बोल्ड। हम आप लोगों को याद कराने का प्रयास कर रहे हैं, एक बार रिवाइज कीजिए। टमाटर की जो वैरायटी है अर्का अभिजीत है, पालक की अर्का अनुपमा, लोबिया अर्का समृद्धि, चौलाई अर्का अरुणिमा, और फ्रेंच बीन की अर्का सुविधा और अर्का बोल्ड, ठीक है। इंपॉर्टेंट वैरायटी हैं जो IIHR बेंगलुरु से निकली हैं, इन्हें आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। आइए अब आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों की, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लखनऊ का अपना एक महत्वपूर्ण संस्थान है, CISS। क्या नाम है? CISH। इंग्लिश में आप लोग इसका नाम नोट करेंगे, सेंट्रल, क्या नाम है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल रिसर्च। सब ट्रॉपिकल रिसर्च। कहाँ है ये? लखनऊ में है, LUCKNOW, ठीक है। कहाँ है? लखनऊ। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल रिसर्च, लखनऊ। इसका हिंदी में पूरा नाम है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। यहाँ पे लोगों को डाउट होता है, अभी हम बता रहे हैं किस में डाउट होता है, तो इसका नाम आप लोग ध्यान रखें, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। अब हम बात करते हैं यहाँ से एक निकली हुई अमरूद की महत्वपूर्ण वैरायटी की। यहाँ से एक अमरूद की महत्वपूर्ण वैरायटी निकली है श्वेता। कौन सी निकली है? श्वेता। नाम जरूर इसका श्वेता है, लेकिन इसका एक दूसरा CISH1G4, ठीक है। क्या नाम है? CISH1G4। लेकिन इसका जो कलर होता है वो किस रंग का होता है? सेब के रंग की। किस रंग की वैरायटी है? सेब के रंग की। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, सेब के रंग की वैरायटी है जो कि CISH कहाँ से निकली है? लखनऊ से निकली है। अब हम बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण वैरायटियों की अमरूद की। ललित। ललित किसकी वैरायटी है? ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। ललित, ललित जो है अमरूद की वैरायटी है। और एक होती है लखनऊ 49। लखनऊ 49 जिसे सरदार के नाम से भी जाना जाता है, ये किसकी वैरायटी है? अमरूद की, सरदार। ये वैरायटियाँ आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम बात कर रहे थे डाउट वाली, कहाँ पे डाउट होता है। कुछ आपको महत्वपूर्ण संस्थान दे दिए जाएंगे, जैसे केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान,
केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। तो यहाँ पे लोगों को डाउट हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे कुछ संस्थानों के नाम लेकर आए हैं और आप लोगों को उनके बारे में हम बता रहे हैं। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान में CISH हो गया। अब एक होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल, CITH, CITH, इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट, ठीक है, शॉर्ट में लिखे जाते हैं ट्रॉपिकल और हॉर्टिकल्चर, ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ है। ये कहाँ है? श्रीनगर में है। इसे केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान श्रीनगर क्या कहते हैं? केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान, ये श्रीनगर में है, जबकि केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है? लखनऊ में है। नेक्स्ट CIAH, क्या नाम है? CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, इसका नाम है केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पे है? केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पे है? बताइए आप लोग। बीकानेर बागवानी संस्थान कहाँ पे है? बीकानेर, राजस्थान। ठीक है, एक बार रिपीट कीजिए। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अगर पूछा जाएगा तो लखनऊ है, केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान पूछा जाएगा तो श्रीनगर है, और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान अगर आप लोगों से पूछा जा रहा है तो कहाँ पे है? वो बीकानेर में है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। यहीं पे एक और हम बात किए ले रहे हैं, एक और संस्थान आता है। जैसे केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान पूछा जा रहा है तो ये कहाँ होगा? बीकानेर में। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जा रहा है सेंट्रल रिसर्च, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, CRIDA, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ये कहाँ पे है? क्योंकि शुष्क बागवानी संस्थान का हॉर्टिकल्चर का था, लेकिन ये कहाँ पे है? ये हैदराबाद में है। इन दोनों में बहुत डाउट रहता है। बीकानेर वाला जो संस्थान है ये केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, और ये जो है हैदराबाद वाला सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड देख कर लोग क्या सही समझ लेते हैं कि इसका भी संस्थान जो होगा और राजस्थान का क्षेत्र कोई होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये हैदराबाद है। कहाँ है? हैदराबाद। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक महत्वपूर्ण संस्थान की, CARI। CARI का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल एग्रीकल्चर, देखो यहाँ पे अभी हम बता रहे हैं मिलते जुलते नाम, CARI, इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या नाम है? आप लोग ऐसे सुन लीजिए, सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है, अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। और एक CARI, यही नाम उसका भी है, शॉर्ट फॉर्म, लेकिन वो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और उसका है सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये इज्जत नगर बरेली में है। जो पक्षी अनुसंधान संस्थान केंद्र है, कहाँ है? ये इज्जत नगर बरेली में है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम बात किए ले रहे हैं उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों की। उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण संस्थान, उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण संस्थान जैसे यहाँ पे हो जाएगा IIF
SR। इसका पूरा नाम आप लोग नोट कीजिए, हम लिखेंगे नहीं है यहाँ पे। इंडियन इंस्टीट्यूट, अच्छा नोट कर लीजिए, इंडियन इंस्टीट्यूट, शॉर्ट में लिख रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग रिसर्च। ये कहाँ है? मोदीपुरम मेरठ। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, मोदीपुरम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च कहाँ है? मोदीपुरम मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण संस्थान नोट करते रहिए आप लोग, IIVR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ये कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, सब्जी, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान। ये है वाराणसी। ठीक है, वाराणसी, वाराणसी उत्तर प्रदेश, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। नेक्स्ट IGFRI, क्या नाम है? IGFRI, IGFRI का पूरा नाम है इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? झांसी। ये सब उत्तर प्रदेश के, इसलिए यहाँ पे हम आप लोगों को एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश, इंडियन ग्रासलैंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश, झांसी उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट IGSI, इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट, इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट। ये कहाँ है? हापुड़। इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट कहाँ है? हापुड़ उत्तर प्रदेश, हापुड़ उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण संस्थान और भी हैं, उनके नाम आप लोग सुन लीजिए। जैसे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च। ये तो आप लोगों को पता है, कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर रिसर्च, शुगर केन रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, और इसके बाद कैरी के बारे में बता ही दिया था, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली हो गया। सीमाएप, यहाँ पे नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट है, सीमाएप। मिलते जुलते नाम हम आप लोगों को बता रहे हैं, अभी देख लेना यहाँ पे। सीमाएप सेंट्रल, इसका पूरा नाम नोट कर लीजिए, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। ये कहाँ है? लखनऊ में है, LKO लखनऊ। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता एक नाम है DM, ठीक है, APR। इसका पूरा नाम है डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट। डाउट आप लोगों को अगर हो रहा है तो एक बार क्लियर कर लीजिए, डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, जो कि कहाँ है? आनंद गुजरात। डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट कहाँ है? आनंद गुजरात में है। और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट कहाँ है? लखनऊ में है। ठीक है, और इसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कैंपस है वो कहाँ पे? मोदीपुरम मेरठ में है, जबकि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोटैटो रिसर्च कहाँ है? वो शिमला कुफरी में है। ठीक है, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब इसके अलावा हम बात कर ले रहे हैं यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों की। एक मनरेगा के बारे में, थोड़ा आप लोगों को मनरेगा के बारे में बताए देने हैं जल्दी जल्दी यहाँ पे, और देख लीजिए मनरेगा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। जो मनरेगा, ठीक है, इसका पुराना नाम आप लोगों को पता ही है, क्या था? नरेगा। एक्ट कौन सा? किस एक्ट के तहत ये आया था? सितंबर 2005 का एक्ट था, उसके तहत ये कार्यक्रम शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? इसकी जो शुरुआत हुई थी 2 फरवरी
2 फरवरी 2006, ठीक है। इसी को रोजगार दिवस के रूप में मनाया जाता है, रोजगार दिवस 2 फरवरी, रोजगार दिवस, ठीक है। कब शुरू हुआ? 2 फरवरी 2006। कहाँ से? आंध्र प्रदेश, अनंतपुर आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत होती है। कहाँ से शुरुआत होती है? अनंतपुर आंध्र प्रदेश से 2 फरवरी 2006। और ये संपूर्ण देश में कब लागू होती है? अप्रैल 2008, संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2008 में लागू होती है, ठीक है। अभी तक ये नरेगा ही है। अब देखो कहाँ पे मनरेगा होती है। 2 अक्टूबर 2009 में इसका नाम बदल कर क्या हो जाता है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, ठीक है। केंद्र और राज्य की इसमें हिस्सेदारी हम बात कर लेते हैं। हिस्सेदारी कितनी है? तो हिस्सेदारी है 90-10, 90% केंद्र सरकार खर्चा इसका उठाती है और 10% राज्य सरकार। और महत्वपूर्ण बात, वर्तमान समय में संपूर्ण देश में लागू है, जिसके अंतर्गत 693 जिले हैं, 693 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे है कि महिलाओं का योगदान इसमें कितना है? 50.3%। आरक्षित कितना किया गया है इसके अंदर कोटा महिलाओं के लिए? 33%, ठीक है। और अनुसूचित जाति के लिए लगभग में इसमें से हिस्सेदारी के योगदान कितना अनुसूचित जाति का? 19.7% के करीब में है, ठीक है। जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात है, 7 जुलाई 2015 को जो विश्व बैंक है, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आती है, द स्टेट ऑफ सोशल सेफ्टी नेट 2015। क्या नाम था? द स्टेट ऑफ सोशल सेफ्टी नेट 2015, ठीक है। तो यहाँ पे मनरेगा को जो है विश्व का सबसे बड़ा लोक निर्माण कार्य बताया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा लोक निर्माण कार्य किसको बताया जाता है? मनरेगा को विश्व बैंक के द्वारा बताया जाता है। इसका कारण ये था क्योंकि भारत में 15% जो रोजगार है, कितना रोजगार? 15% रोजगार जो था वो 15% आबादी को रोजगार किससे मिल रहा है? 15% आबादी को रोजगार जो था वो किससे मिल रहा है? मनरेगा से, ठीक है। एक बार रिवाइज कीजिए। एक्ट कौन सा था? 2005 का एक्ट था। ये शुरुआत कब होती है? 2 फरवरी 2006। 2 फरवरी को रोजगार दिवस मनाया जाता है, जो कि अनंतपुर आंध्र प्रदेश से इसकी स्टार्टिंग होती है। संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2008 से लागू हो जाती है। और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है? नरेगा से मनरेगा कर दिया जाता है। महिलाओं का इसमें जो योगदान है 50.3% है। आरक्षित कितना किया गया? 33% किया गया है, ठीक है। और वर्तमान में 693 जिलों में लागू है। ये हो गई बात मनरेगा की। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में, ठीक है। आइए देखते हैं। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग देखते रहना। मक्का की जो संकर किस्में थी, प्रथम संकर किस्म, भारत की जो प्रथम संकर किस्में हैं, हम उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। भारत में जो, ठीक है, मक्का की प्रथम संकर किस्म थी, संकर किस्म वो कौन सी थी? गंगा 1 व 101, गंगा 1 व गंगा 101 वैरायटियाँ जो थी ये कब निकली थी? 1961 में। ये किसकी वैरायटी हैं? मक्का की प्रथम संकर किस्में हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ज्वार की। ज्वार की संकर किस्म कौन सी थी? ज्वार CSH1, ये किसकी है? ज्वार की है। और बाजरा की संकर किस्म, पहली संकर किस्म HB1। सूरजमुखी, ठीक है, सनफ्लावर, सूरजमुखी की BSH1, ठीक है। कुसुम की पहली संकर किस्म DSH1, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और हैं, वो नोट कर लीजिए आप लोग। कपास की पहली संकर किस्म
कपास की H4 या और वारा लक्ष्मी, कौन सी थी? वारा लक्ष्मी। ये संकर की पहली संकर किस्म है, कपास की पहली संकर किस्म है। इसके अलावा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तंबाकू की। तंबाकू की पहली संकर किस्म थी GTH1, ठीक है, GTH1। और सरसों की संकर किस्म थी सरसों की पहली संकर किस्म थी NRCHB 506, NRCHB 506, ठीक है। और ज्वार की हमने बता ही दी है आप लोगों को। ये थी महत्वपूर्ण संकर किस्में जो भारत में पहली संकर किस्म हैं, ठीक है, फसलों की पहली संकर किस्म है, जिसके नाम अभी हमने आप लोगों से बताए हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण संस्थानों की। बात कर लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995 को होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। कहाँ है? जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, याद रखेंगे। और ये इसलिए महत्वपूर्ण यहाँ पे हो रहा है क्योंकि WTO की जो महानिदेशक हैं वर्तमान समय में वो कौन है? नागोजी ओकांजो-इवेला, जो कि पहली अफ्रीकन महिला हैं और इस संस्थान की भी पहली महिला हैं जो कि महानिदेशक बनी है। इसलिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट था, आप लोगों को बता दिया गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है, जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। और ये रहने वाली वैसे वास्तविक रूप से कहाँ की? नाइजीरिया की हैं, जो कि अफ्रीका के अंतर्गत आता है, ठीक है। और पहली महिला है, संस्थान की तो पहली है ही हैं, और वैसे भी ये अफ्रीका की भी पहली महिला हैं जो कि नागोजी ओकांजो-इवेला हैं, और इस संस्थान की क्या बनी है? महानिदेशक बनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात किए ले रहे हैं दूसरे महत्वपूर्ण संस्थान की, FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी स्थापना FAO, इसकी स्थापना जो होती है, ठीक है, 16 अक्टूबर, कब होती है? 16 अक्टूबर 1945 को, 16 अक्टूबर 1945 को होती है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, इसीलिए विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में है। कहाँ है? रोम, इटली में है। और इसके महानिदेशक कौन है? यू डोंग्यू इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं, ध्यान रखेंगे। और इसके महानिदेशक कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। आइए आगे बढ़ते हैं और रोम और इटली में कुछ और महत्वपूर्ण संस्थानों को देखते हैं जो यहीं पे स्थापित हैं। एक यहाँ पे संस्थान है WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसकी स्थापना कब होती है? 1961 में होती है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय भी रोम, इटली में है। रोम, इटली में है, ठीक है। इसकी स्थापना 1961 में होती है। यहाँ पे हमने इसकी चर्चा इसलिए की है क्योंकि जो 2020 का नोबेल का शांति पुरस्कार था, ठीक है, वो इसी संस्थान को दिया गया है। 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार जो था WFP को दिया गया है। इसका कारण किस लिए दिया गया है? क्योंकि ये एक ऐसी संस्था थी जिसने कोविड-19 के दौरान बहुत से लोगों को भोजन उपलब्ध कराया था, इसीलिए इसे 2020 का विश्व नोबेल शांति पुरस्कार 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिलता है? WFP को। इसीलिए ये चर्चा में था और हमने यहाँ पे उसके बारे में थोड़ी बात की है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक और महत्वपूर्ण संस्थान की, जो कि कहाँ है? रोम, इटली में है। वो कौन सा संस्थान है? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में है, ठीक है। स्थापना 5 जून 1972 को होती है। 5 जून को ही तभी से क्या मनाया जा रहा है? विश्व पर्यावरण दिवस।
5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, याद रखना, महत्वपूर्ण संस्थान था और हमने यहाँ पे बता दी गई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्थान था, इसलिए यहाँ पे इसकी चर्चा की गई है। और यूएन के बारे में तो आप लोग जानते हैं, यूएनओ मुख्यालय इसका कहाँ है? न्यूयॉर्क। किस द्वीप पे है? मैनहट्टन द्वीप। ये भी पूछा गया है, मैनहट्टन द्वीप। ठीक है, और इसके सदस्य देश कितने हैं? 193 देश सदस्य हैं और यहाँ पे कितने? 2 ऑब्जर्वर हैं। और इसके जो महासचिव वर्तमान समय में हैं, वर्तमान में इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। ठीक है, अब हम बात कर ले रहे हैं कुछ और भी संस्थान हैं, जैसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन। इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखते रहना। विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब होती है? 1951 में। 1951 में मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अभी जिनेवा स्विट्जरलैंड में एक और मुख्यालय की हमने चर्चा की थी, वो कौन सा मुख्यालय था जिनेवा स्विट्जरलैंड में? आप लोगों ने देखा था अभी, बताइए। जिनेवा स्विट्जरलैंड में अभी हमने मुख्यालय की बात की थी, WTO। WTO का मुख्यालय भी कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण संस्थान की, UNDP। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में है। स्थापना इसकी कब होती है? 1946 में। UNDP 1946, याद रखना। ठीक है, एशियाई विकास, एक और महत्वपूर्ण संस्थान है एशियाई विकास बैंक। कौन सी? एशियाई विकास बैंक। विकास बैंक, इसकी स्थापना कब होती है? जनवरी 1967 में। 1967 में इसकी स्थापना होती है। और ये है कहाँ? मनीला, फिलीपींस। फिलीपींस में एक महत्वपूर्ण और संस्थान है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहाँ है? फिलीपींस में ही है। अब बात कर रहे हैं एक अन्य महत्वपूर्ण संस्थान की, आप लोग देखते रहना, एग्जिम। एग्जिम बैंक, इसका पूरा नाम है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसकी स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1982। इसका उद्देश्य ये होता है कि मतलब जो आयातक और निर्यातक होते हैं उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। आयातकों और निर्यातकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? एग्जिम बैंक की होती है। ठीक है, ये इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को की जाती है। इसका मुख्यालय जो है, प्रधान मुख्यालय इसका जो है, क्योंकि इसके अन्य देश में भी कुछ ब्रांच हैं, लेकिन इसका प्रधान मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर के एक महत्वपूर्ण संस्थान की, नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। किसकी सिफारिश पर? इसके लिए समिति कौन बनती है? शिवरामन समिति। समिति भी याद रखेंगे, शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को होती है। इसके वर्तमान जो चेयरमैन हैं, वर्तमान चेयरमैन कौन है? वर्तमान चेयरमैन है DGR चिंताला, डॉक्टर GR चिंताला। ठीक है, डॉक्टर GR, गोविंद R चिंतालू भी लिख के आता है, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान से देख लेना। वैसे इनका कहीं कहीं नाम डॉक्टर GR चिंताला है, कहीं पे डॉक्टर GR चिंतालू भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक और महत्वपूर्ण संस्थान की, RBI। कौन सा है? RBI की स्थापना जो होती है वो किस एक्ट के तहत होती है? एक्ट था इसका 1934। स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935। और इसका जो राष्ट्रीयकरण होता है
राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी 1949। राष्ट्रीयकरण आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वर्तमान में इसके जो गवर्नर हैं, वर्तमान में गवर्नर कौन है? गवर्नर जो हैं शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास हैं, जो कि किस नंबर के गवर्नर हैं? 25वें नंबर के, 25th नंबर के गवर्नर हैं। ठीक है, और इसके उप गवर्नर की बात कर लेते हैं कि उप गवर्नर भी अब पूछा जा रहा है। इसके उप गवर्नर वर्तमान में हैं, आप लोग नोट कीजिए, टी रविशंकर। ठीक है, दूसरे हैं एम राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन। इसके अलावा हैं माइकल देवव्रत पात्रा। ठीक है, टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन और माइकल देवव्रत पात्रा। और इसमें मुख्य वित्तीय जो अधिकारी हैं, मुख्य वित्तीय अधिकारी जो हैं इसकी आरबीआई की, वो कौन है? मुख्य वित्तीय अधिकारी जो हैं इसकी, मुख्य वित्तीय अधिकारी जो हैं वर्तमान में सुधा बालकृष्णन। ठीक है, सुधा बालकृष्णन। ठीक है, याद रखना। अब आप लोगों को कुछ और चीज़ें हम बता दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। वैसे हमें लग रहा है कि सेशन थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जिन चीज़ों की हम चर्चा कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। अब हम बात कर रहे हैं कुछ प्रोटीनों की। किसकी? प्रोटीन। और प्रोटीन के रूपों की, जो किस रूप में पाई जाती हैं, रूप। एक प्रोटीन होती है कोलेजन जो प्रोटीन होती है, कोलेजन प्रोटीन कहाँ पाई जाती है? मांसपेशियों में। ठीक है, मक्के में कौन सी प्रोटीन पर? जेन प्रोटीन जो होती है मक्के में होती है, मक्का। ठीक है, चावल में जो प्रोटीन पाई जाती है ऑरिजिन। ठीक है, इसके अलावा गेहूं में जो प्रोटीन पाई जाती है ग्लूटेन। गेहूं में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ग्लूटेन। सोयाबीन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? सोयाबीन में ग्लाइसिन। ठीक है, और रेशम में फेब्रोलिन। किस में पाई जाती है? रेशम में। आइए हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ फसल और उनके फूलों के बारे में कि उनकी पुष्प संरचना कैसी होती है। फूलों को उनको क्या कहते हैं, मतलब कुछ फसल और उनके फूलों को, जैसे गन्ना के पुष्प को क्या कहते हैं? एरो। ठीक है, ऑक्सिलरी किसे कहते हैं? ऑक्सिलरी। कपास के पुष्प को कहते हैं? ऑक्सिलरी कहते हैं। हेड किसके पुष्प को कहते हैं? ज्वार व कुसुम के फूल को क्या कहते हैं? स्पाइक, आप लोगों को पता है, जौ और गेहूँ। पेनिकल, चावल और कोदो जो होता है उसके पुष्प को क्या कहते हैं? पेनिकल कहते हैं। और बाजरे के पुष्प को क्या कहते हैं? ईयर कहते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। अब एक चीज़ और यहाँ पे आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, इम्पॉर्टेंट है। कृषक जो होते हैं, कृषकों को कितने मतलब वर्गों में बांटा गया है? सीमांत कृषक, जिन्हें मार्जिनल भी कहते हैं, ये 0.50 से 1 हेक्टेयर की भूमि वाले होते हैं, जो
0.50 से 1 हेक्टेयर वाले को क्या कहते हैं? सीमांत कृषक कहते हैं। छोटे फार्मर जो होते हैं स्मॉल। सीमांत को मार्जिनल कहते हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। 1 से 2 हेक्टेयर तक भूमि वालों को क्या कहते हैं? स्मॉल। तीसरे नंबर पर बात करते हैं अर्ध माध्यम जो किसान होते हैं जिन्हें सेमी मीडियम कहते हैं, 2 से 4 हेक्टेयर वाले होते हैं। मध्यम में कौन से आते हैं? मध्यम में आते हैं 4 से 10 हेक्टेयर वाले, और जो विशाल होते हैं वो 10 हेक्टेयर या इससे अधिक वालों को क्या कहते हैं? बड़े किसान कहा जाता है। सबसे अधिक कौन से कृषक हैं? जो भूमि धारण जो क्षमता है उसके आधार पर देखा जाए, मतलब भूमियों के आधार पे, तो सबसे अधिक संख्या किस कृषक की है? सीमांत कृषक की। सीमांत कृषक जो हैं वो 67.1% के समथिंग हैं। दूसरे नंबर पे छोटे किसान जो हैं वो 17.9% हैं। भूमि के आधार पर बताया जा रहा है कि सबसे अधिक 67.1% कौन से किसान हैं। अर्ध मध्यम की बात की जाए तो ये 10% के करीब में है, और यहीं पे मध्यम जो किसान हैं वो 4.3% हैं। विशाल की बात की जाए तो ये मात्र 0.7% ही किसान हैं इनके पास, मतलब 10 हेक्टेयर या इससे अधिक भूमि उपलब्ध है। ठीक है, और अब बस आज के सेशन में यहीं तक। हम आगे जो आपकी जो रिवीजन सीरीज लगी है एक बार रिवीजन किए ले रहे हैं। ठीक है, ये रिवीजन सीरीज है जो आपकी लास्ट क्लास हुई थी उसी की रिवीजन है। आइए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। आलू के लिए मृदा का इष्टतम पीएच परिसर कितना होता है? आलू के लिए मृदा का इष्टतम पीएच परिसर कितना होता है? 5 से 5.5। इसका सही जवाब होगा 5.5। 5 से 5.5। 4 से 6 किसका होता है? चाय का होता है। 6 से 7.5 क्या होता है? सामान्यता जो होता है पीएच सभी फसलों के लिए। 6.5 से 8 किसका होता है? चुकंदर के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फलों को शीघ्र पकाने में कौन सा पोषक तत्व अहम भूमिका निभाता है? सल्फर, पोटास, फास्फोरस और नाइट्रोजन। इसका सही जवाब होगा फास्फोरस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंश शोधन करके खुली नाली में जल का बहाव किसके द्वारा मापा जाता है? बीनोच, जल मीटर, पार्सल फ्लोम या लाइसीमीटर। इसका सही जवाब होगा पार्सल फ्लोम। ओके, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंड फॉर्मर से बनाई जाती है कुंड फरो, मेंड रिस, मृदा को समतल किया जाता है या उपरोक्त सभी? इससे बनाई जाती है मेड़ को बनाने के लिए बंड फॉर्मर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, WH विसर के द्वारा इंडियन विलेज सर्विस IVS की शुरुआत कब की गई? इसका सही जवाब होगा 1945। क्या होगा? 1945। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कोशिका संरचना में विभाजन में सहायक तत्व कौन सा है? इसका सही जवाब होगा कैल्शियम। कोशिका विभाजन और कोशिका निर्माण में कौन सा सहायक तत्व है? कैल्शियम। नेक्स्ट, क्ले मृदा का आवेश होता है। क्ले मृदा का आवेश हमेशा क्या होता है? ऋणात्मक। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ी मृदा साधारणतः निम्न प्रकार की होती है। पहाड़ी मृदा या लैटेराइट मृदा, ये एक ही मृदाएं हैं और ये अम्लीय होती हैं। चने का मुख्य हानिकारक कीट है। इसका सही जवाब होगा फली छेदक कीट। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हरी खाद में नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है? लोबिया, ढैंचा, सनई, सैंजी। इसका सही जवाब होगा सैंजी। ये लगभग में 120 से 130 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपलब्ध कराती है। ठीक है, नेक्स्ट, केशिका नली में पानी की ऊंचाई का बढ़ना किसके सीधे समानुपाती है? पानी का पृष्ठ तनाव, पानी की श्यानता, कोशिका में नली व्यास, ए और सी दोनों। इसका सही जवाब होगा पानी का पृष्ठ तनाव। जो केशिका में नली में पानी चढ़ता है, कैपिलरी में पानी जो चढ़ता है पृष्ठ तनाव के कारण ही चढ़ता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित से गोबर गैस में सबसे कम मात्रा किसकी होती है? नाइट्रोजन, मीथेन, हाइड्रोजन या CO2। सबसे कम मात्रा होती है नाइट्रोजन की, जो कि 1 से 2% के करीब में होती है। मीथेन जो होती है 50 से 60% तक मीथेन होती है। 30 से 40% क्या होता है? CO2 होता है। और 4 से 10% क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाई जाती है। ठीक,
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य सतही सनस्तर को किस नाम से जाना जाता है? मुख्य सतही सनस्तर को एपिपेडोन्स किस नाम से जाना जाता है? एपिपेडोन्स। एपी यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया, एपिपेडोन्स। ठीक, नेक्स्ट। बासमती चावल के 1000 दानों का भार कितना होता है? इसका सही जवाब होगा 21 ग्राम। परीक्षण भार जो होता है 21 ग्राम। ठीक है, 25 ग्राम होता है साधारण चावल का, 40 ग्राम जो होता है वो किसका होता है? गेहूं का। ठीक है, और 72 ग्राम जो होता है अरहर का परीक्षण भार होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अंगीकरण प्रक्रिया का चरण नहीं है? मूल्यांकन, अविरत, अभिरुचि, जागरूकता। इसका सही जवाब होगा अविरत। अविरत जो होती है वो मूल्यांकन अंगीकरण प्रक्रिया का एक हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट, किस तकनीक के अनुसंधान संस्थान से कृषक समुदाय तक पहुंचने की प्रक्रिया, मतलब किसी तकनीक का अनुसंधान संस्थान कृषक समुदाय तक पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सत्यापन, विसरण, मूल्यांकन, अंगीकरण। इसका सही जवाब होगा डी, अंगीकरण। नेक्स्ट, किसी कृषि तकनीक को सर्वप्रथम अंगीकार करने वाले कृषक को क्या कहते हैं? विलंब अंगीकारक, नवचारक, प्रथम बहुसंख्यक, प्रथम अंगीकारक। इसका सही जवाब होगा सबसे पहले जो अंगीकृत करता है वो क्या कहलाता है? नवचारक। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। 2 अक्टूबर 1959 से राजस्थान के नागौर जिले में सर्वप्रथम कृषि मतलब पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है, जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू की जाती है। और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? अशोक मेहता ने की थी। LM सिंघवी समिति और PK थुंगन समिति ने पंचायती राज मतलब जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसको मतलब संवैधानिक दर्जा देने की बात की सिफारिश जो की थी, कहने की सिफारिश की थी पंचायती राज मतलब संवैधानिक दर्जा, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात किसने कही थी? LM सिंघवी समिति और PK थुंगन समिति। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में का सही मिलान कीजिए। उज्बेकिस्तान, ताशकंद सही है। ठीक, अफगानिस्तान काबुल हो जाएगा, इराक की राजधानी बगदाद है और कजाकिस्तान नूर सुल्तान है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति की सिफारिशों के अनुसार 1959 में विकास कार्यक्रमों का उत्तरदायित्व पंचायती राज व्यवस्था को दे दिए गए? शांतिलाल मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, मोहन सिंह मेहता समिति। इसका सही जवाब होगा बलवंत राय मेहता समिति। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोबर एवं कंपोस्ट खाद को खेती में फसल की बुआई से कितने दिन पूर्व मिला देना चाहिए? 10 दिन, 15 दिन, 45 दिन या 30 दिन। इसका सही जवाब होगा गोबर खाद या कंपोस्ट खाद को 30 दिन पहले खेतों में मिला देना चाहिए। हरी खाद को 45 दिन पूर्व खेतों में मिला देना चाहिए। 15 दिन खलियाँ जो होती हैं जैसे मूंगफली की खली या अरंडी की खली, इनको कब मिला देना चाहिए? 15 दिन पूर्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इनको पहले से मिलाने का फ़ायदा ये होता है कि उसमें उपस्थित सूक्ष्म जीव होते हैं उनके द्वारा इनका विच्छेदन कर दिया जाता है और फसल को ये जो फसल की बुआई की जाती है उसे शीघ्रता से ये पोषक तत्व उपलब्ध करा देते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से उर्वरक से आग और विस्फोट का जोखिम होता है? अमोनियम नाइट्रेट। इसका सही जवाब होगा अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन से? रवि शास्त्री, रमेश पवार, नीलम कपूर, ब्रजभूषण शरण सिंह। आप लोग बताएंगे इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा रमेश पवार, जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं। और पुरुष क्रिकेट टीम के कोच की बात की जाए रवि शास्त्री जी हैं। नेक्स्ट, मूंगफली में क्रमशः तेल और प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। तेल जो पाया जाता है मूंगफली में 45% और प्रोटीन जो होती है 26% के समथिंग पाई जाती है, तेल और प्रोटीन। ठीक, नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्तर पर सामुदायिक विकास योजनाओं की केंद्रीय समिति कौन सी है? इसकी केंद्रीय समिति है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट, मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या निम्न में से किसकी सर्वाधिक होती है? कवक, जीवाणु, एक्टिनोमाइसीट्स या सभी एक समान होते हैं? इसका सही जवाब होगा जीवाणु। सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? फर्स्ट नंबर पे जीवाणु, सेकंड नंबर पे एक्टिनोमाइसीट्स और थर्ड नंबर पे हो जाएगा कवक। लेकिन भार के आधार पर अगर देखा जाए, भार के आधार पर तो सबसे ज़्यादा क्या हो गए? कवक, फिर एक्टिनोमाइसीट्स, फिर जीवाणु। ग्रेटर देन। ठीक है, भार के आधार पर। नेक्स्ट, ऐसे व्यक्ति जो नई तकनीक को सबसे बाद में अपनाते हैं वो कहलाते हैं विलंब अंगीकारक। इसका सही जवाब होगा विलंब अंगीकारक।
कोई नई टेक्नोलॉजी आती है अगर सबसे देर में जो समाधान अपनाता है वह विलंब अंगीकारक कहलाता है। जई में कौन सा तत्व पाया जाता है? जई में नाइट्रेट, क्या पाया जाता है? नाइट्रेट। ज्वार में धुरीन या HCN, ज्वार। ऑक्जेलिक अम्ल, बाजरा, और बाजरे के अलावा चना, नेपियर ग्रास, ठीक है, नेपियर ग्रास में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। किसमें पाया? सोयाबीन। सोयाबीन में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। नेक्स्ट, वर्तमान समय में जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक कौन है? इसके प्रबंध निदेशक सिद्धांत मोहंती, MR कुमार क्या है? अध्यक्ष हैं। क्या है? जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष हैं। संजीव कौटियाल क्या है? CM वो हैं इसके, ये SBI लाइफ के CEO और MD हैं। SBI लाइफ के CEO और MD कौन है? CEO और MD संजीव नौटियाल हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और बीमा नियामक और प्राधिकरण के जो उसके अध्यक्ष हैं वो हैं सुभाष चंद्र खुंतिया। भारत में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत कब होती है? इसका सही जवाब 1999, 2000। KCC की शुरुआत, KCC 1998-99। नेक्स्ट, अपाचे अमेरिका द्वारा निर्मित क्या है? लड़ाकू हेलीकॉप्टर। क्या है? लड़ाकू हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट, जल स्तर की गहराई किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? जल स्तर की गहराई पीजोमीटर के द्वारा मापी जाती है। किसके द्वारा? पीजोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान में व्हाट्सएप के CEO कौन है? वर्तमान में व्हाट्सएप के जो CEO हैं वो हैं जॉन कॉम। कौन है? जॉन कॉम। ट्विटर के CEO हैं जैक डॉर्सी। फेसबुक के CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। और गूगल के CEO हैं कौन? सुंदर पिचाई। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम भू परिष्करण से फसल उगाने के तरीकों को क्या कहते हैं? न्यूनतम भू परिष्करण से फसल उगाने के तरीकों को मिनिमम टीलेज कहा जाता है। और बिना जुताई की फसलों की बुआई को क्या कहते हैं? जीरो टीलेज कहते हैं, मिनिमम टीलेज। ठीक है। नेक्स्ट, नौचारक के संदर्भ में से क्या सही नहीं है? नौचारक वही नौचारक हैं जिनके बारे में अभी हमने चर्चा की थी। जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है जो सबसे पहले उसे अपनाता है, जो कृषक समुदाय सबसे पहले अपनाता है, वो क्या कहलाता है? नौचारक कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे बात की जा रही है, ये जोखिम नहीं उठाते, नेतृत्व गुण रखने वाले होते हैं, जोखिम उठाने वाले होते हैं, तकनीक को सर्वप्रथम अंगीकार करते हैं। देखिए यहाँ पे जो बात कही गई कि ये जोखिम नहीं उठाते हैं। अगर नौचारक हैं तो इनके लिए रिस्क हमेशा बना रहेगा, क्योंकि जब नई टेक्नोलॉजी कोई आएगी किसी क्षेत्र में, अगर उसको कोई अपनाएगा तो उसमें तो रिस्क हमेशा बना रहता है। ठीक है। और नेतृत्व गुण की बात की जाए तो इसमें नेतृत्व गुण तो होगा ही, जोखिम उठाने वाले होते हैं, बिल्कुल ये तो रिस्क उठाने वाले होते ही हैं, तकनीक को सर्वप्रथम अंगीकार करते हैं, ये भी बिल्कुल सही होगा क्योंकि इन्होंने सबसे पहले तकनीक को अपनाया, इसीलिए नौचारक कहलाए। नेक्स्ट, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों की जो तैयारी होगी वो बिल्कुल अंतिम दौर में चल रही होगी। ठीक है, क्योंकि समय अब तो हमारे पास बिल्कुल बचा नहीं है। 1 अगस्त को हमारा एग्ज़ाम होना है। ठीक है दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों की कल की जो क्लास है वो सस्पेंडेड रखी जाए। अगर फिर भी आप लोग अगर चाहते हैं तो हम प्रयास करेंगे कि कोई क्लास उपलब्ध करा दी जाए। अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिखकर ज़रूर बताना, नहीं तो हम 2 अगस्त से यूपी TGT एग्रीकल्चर के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे। ठीक है, और हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे यूपी TGT के लिए। ठीक है, TGT एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि 7-8 अगस्त को उसका भी एग्ज़ाम होना है। और मैं चाहता हूँ कि मतलब आप लोग ज़्यादा परेशान मत होना, क्योंकि एग्ज़ाम के समय थोड़ा तनाव तो होता ही है, लेकिन उस तनाव से कोई लाभ नहीं होने वाला, उससे नुकसान ही होता है। ठीक है। और जो आपके निर्देश दिए गए हैं आप लोगों के एडमिट कार्ड में जो आपको निर्देश दिए गए हैं, एक बार उन्हें ध्यान से पढ़ लेना। और एग्ज़ाम में माइनस मार्किंग है। ठीक है, माइनस मार्किंग का ध्यान रखते हुए आपको अपने जो क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करने हैं। कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछा था कि सर हम कितने पे हम लोग सेफ़ रहेंगे। तो यहाँ पे सेफ़ की बात यहाँ पे हम अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाए जब तक कि आप लोग प्रश्न पत्र नहीं देखेंगे तब तक उस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि पेपर कैसा आता है, टफ आता है, मॉडरेट आता है। तो यहाँ पे उसके बारे में बात करना मतलब हम उचित नहीं समझते हैं। ठीक है,
क्योंकि परीक्षा के पहले ही उस पर गेस लगाना कोई मतलब अच्छी बात हम नहीं समझते हैं। क्योंकि जब हम लोगों ने प्रश्न पत्र ही नहीं देखा है तो उस पर गेस करके कैसे बताया जाए कि हम लोग कितने पे सेफ हैं। ठीक है, बाकी हम परीक्षा के बाद देखेंगे कि आगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम देना। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।